नमस्कार साथियों। हिंदुस्तान के 1000 सालों के इतिहासों में बहुत सारी छोटी बड़ी जंगें होती रहीं, लेकिन उनमें से कुछ जंगें ऐसी हुईं जिन्होंने इस देश के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन जंगों का प्रभाव सिर्फ यहाँ के भूगोल ही नहीं बल्कि यहाँ की सिविलाइजेशन और यहाँ के कल्चर पर भी पड़ा। ऐसी एक जंग हुई थी तराइन का युद्ध, जो कि अफ़गानिस्तान के रूलर मोहम्मद गौरी, जो कि वहाँ के घोर नाम के एक बहुत ही छोटे से एरिया से आता था, और महाराजा पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े एरिया के शासक थे, उनके बीच लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी एक पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुस्तान से लूट मार न करने की बजाय यहाँ के क्षेत्रों यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन एरियाज़ पर कब्जा करने की बात सोची। इसके पहले जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए वो यहाँ की धन संपदा लूट कर ले जाते रहे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी ने कुछ अलग ही सोचा था। मोहम्मद गौरी के इस सपने के बीच में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे यहाँ के शासक महाराजा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ये जानता था कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराए बिना हिंदुस्तान में घुसना इम्पॉसिबल है। गौरी को एक ऐसे शासक से टक्कर लेनी थी जिसके वीरता के किस्से उस वक्त हिंदुस्तान के कोने कोने में गाए जाते थे। गौरी हिंदुस्तान का नॉर्थ वेस्ट का एरिया तो पहले ही जीत चुका था, और इस क्षेत्र को जीतने के बाद गौरी के राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के सीमा से लगने लगी थीं। सारी दुनिया जान चुकी थी कि भविष्य में एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। फिर अचानक से मोहम्मद गौरी ने एक दिन पृथ्वीराज चौहान की सीमा में पड़ने वाले तबर हिंद यानी प्रेजेंट टाइम के भटिंडा नाम के फोर्ट पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गईं। मोहम्मद गौरी एक बहुत ही बड़ी सेना लेकर आया था, और इसके पहले जब उसने ईरान और प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान के एरिया को जीता था, वहाँ पर उसकी मेन स्ट्रेंथ रहे थे उसके घुड़सवार तीरंदाज। इन्हीं घुड़सवार तीरंदाजों के बलबूते उसने ईरान और हिंदुस्तान का नॉर्थ वेस्ट का एरिया, जो कि वर्तमान पाकिस्तान कहा जाता है, ये जीत लिया था। उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के दौरान भी अपनी यही स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन मोहम्मद गौरी की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि घुड़सवार तीरंदाज तभी कामयाब होते हैं जब सामने वाले की आर्मी डिसिप्लिन्ड ना हो। यहाँ पर उल्टा था, पृथ्वीराज चौहान की आर्मी बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी, इसलिए मोहम्मद गौरी को अपने घुड़सवार तीरंदाजों का बेनिफिट नहीं मिला, और वो इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा। सिर्फ हारा ही नहीं, मरते मरते बचा। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति गोविंद राज तोमर, जो कि उस टाइम दिल्ली के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने गौरी पर भाले से हमला किया, और उस हमले में मोहम्मद गौरी की जान जाते जाते बची। वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। उस टाइम पास ही मौजूद एक खिलजी सैनिक ने उसको युद्ध मैदान से दूर ले जाकर जान बचाई। गौरी की सेना हार गई और मोहम्मद गौरी बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया। मोहम्मद गौरी ने हाथ पैर जोड़कर क्षमा मांगी, कसम खाई हिंदुस्तान दोबारा ना वापस आने की, और पृथ्वीराज चौहान अपनी पुरानी युद्ध नीति, या उस टाइम तो पूरे हिंदुस्तान में सभी राजपूत शासकों में ये नीति चलती थी कि निहत्थे दुश्मन पर हमला नहीं करना, और जो युद्ध के मैदान से भाग गया हो उस पर भी हमला नहीं किया जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इसी नीति को अपनाते हुए गौरी को क्षमादान दे दिया, माफ़ कर दिया, और यही पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसी वक्त अगर वो मोहम्मद गौरी को माफ़ी ना देकर उसे मार देते तो तराइन का दूसरा युद्ध ना हुआ होता, पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा ना हुआ होता, और ना वो हारे होते, और हिंदुस्तान का इतिहास उसी वक्त बदल गया होता। यहाँ पृथ्वीराज चौहान आराम से बैठ गए, और मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान में जाकर दोबारा युद्ध की तैयारियां करने लगा। उसने 1 साल तक लगातार
युद्ध की तैयारियां की और ठीक 1 साल बाद यानी 1192 में उसने दोबारा से पंजाब पर चढ़ाई की और पृथ्वीराज चौहान को एक लेटर लिखा कि या तो हमारे अधीन हो जाओ या इस्लाम को स्वीकार कर लो। पृथ्वीराज चौहान को मजाक लगा। चौहान साहब ने सोचा कि अभी तो ये हार कर गया था, इतनी जल्दी फिर आया है, और उन्होंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सिर्फ लेटर में ये लिख के भेजा कि अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो दोबारा अफ़गानिस्तान लौट जाओ। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने चालाकी से काम लिया। वो पिछली लड़ाई से ये सीख चुका था कि आमने सामने की लड़ाई लड़कर पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया जा सकता, और कहते हैं उसके पहले भी पृथ्वीराज चौहान से उसकी 16 लड़ाइयाँ हो चुकी थीं जिसमें वो हार कर गया था। उसके बाद में उसने यहाँ पर चालाकी से काम लेते हुए लेटर में लिखा कि वो अपनी मर्ज़ी से हिंदुस्तान नहीं आया है, वो अपने बड़े भाई के अधीन है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दें। अगर उसके बड़े भाई कह देंगे तो वो अफ़गानिस्तान वापस चला जाएगा। पृथ्वीराज चौहान उसकी चाल को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसको कुछ वक्त की मोहलत दे दी और दोनों की सेनाएं आमने सामने पड़ी रहीं। मोहम्मद गौरी यहाँ पर क्या करता है, उसने अपनी आर्मी को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। एक टुकड़ी को तो उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने ही पड़ा रहने दिया ताकि पृथ्वीराज चौहान भ्रम में रहें कि ये सब आराम से बैठे हैं। बाकी की 4 टुकड़ियों को उसने इधर उधर कर दिया। उसमें से एक टुकड़ी उसने अपनी बचा कर रखी। फिर 3 टुकड़ी और सामने की पड़ी हुई एक टुकड़ी से उसने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया रात के समय, जब पृथ्वीराज चौहान की आर्मी आधी से ज़्यादा आर्मी सो रही थी और उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उन पर इतना बड़ा अटैक होने वाला है। रात के समय में हमला किया गया। आधे लोग तो सो रहे थे, कुछ जागे थे, वो तैयारी भी नहीं कर पाए थे। हमला होता है, फिर भी पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना सुबह से लेकर शाम तक बहुत वीरता से युद्ध लड़ती है। उनकी सेना आधे से ज़्यादा मारती भी है, लेकिन फिर जो मोहम्मद गौरी ने अपनी एक टुकड़ी बचाकर रखी थी, तो इस हारी और थकी हुई पृथ्वीराज की सेना पर उस टुकड़ी ने अटैक किया। उसके बाद में पृथ्वीराज की सेना बहुत बुरी तरह से हार जाती है, क्योंकि अगर असल में देखा जाए तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल, ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक धोखा था, और इस धोखे ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। वो बंदी बना लिए गए।